हेलो जी हमरे टाइगर टाइग्रेस स्वागत करते हैं हम आपका एकदम दिल के गहराइयों से। आइए, ज्योग्राफी में जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बीपीएससी के 69 क्वेश्चंस जो हुए हैं अभी एग्जाम उसका क्वेश्चन सब पर, उसमें जरा आगे का सफर तय किया जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आइए हम लोग इस्माइल इस्माइल के साथ शुरू करते हैं। क्या है? Gold is found in which of the following districts of बिहार? ये जो नाम सब है, इसमें बिहार में किस जगह पर गोल्ड पाया जाता है? सोना सोना। तो अगर आपको पता है तो बड़ा बढ़िया, और नहीं पता है तब क्या किया जाए इसमें? तब किया किया का जाए हो दादा। का ऑप्शन दिया है? मुंगेर, सारण, सिवान, जमुई। अगर हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में कहाँ कौन सा जगह है, इतना तो आइडिया हम लोग को होना ही चाहिए। मैप का थोड़ा बहुत तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है। थोड़ा बहुत कम से कम ट्रेनवा का सफ़र तो ज़रूर किए होंगे। हम लोग एग्ज़ाम जो देते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं वो ट्रेनवा का सफ़र तो ज़रूर किए होंगे। ये सब जगह तो अइबे किया होगा। अब जरा हम लोग देखते हैं कि उस समझ के आधार पर इस स्किल के द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। सबसे पहले बात करें तो इस सारण और सिवान, ये दोनों आस-पास है। कहाँ पर है भैया? ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तो हम यूपी में प्रवेश कर जाते हैं। ये पता होगा आपको। गंगा नदी जब बिहार को टच करती है यूपी से आते हुए, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। तो माने ये यूपी से सटा हुआ है, गंगा का मैदानी एरिया है, उस एरिया से जुड़ा हुआ है। तो गंगा के मैदानी एरिया में आप बताइए गोल्ड क्या है? सबसे पहले तो आपको गोल्ड को समझना होगा कि गोल्ड क्या है। एक तरह का मेटल है, मिनरल है। तो कोई भी मेटल और मिनरल कैसा भूमि में पाया जाता है, अगर आप ज्योग्राफी समझें। इनको अच्छा चलिए वो भी नहीं, ये बताइए मेटल को बनने में कितना वक्त लगता है, और उसके लिए कैसा मिट्टी का जरूरत है। लाखों साल लगता है तब जाके बनता है। और भी ऐसा जगह चाहिए जो कि कंक्रीट वाला हो, अंदर में रख, अंदर में तपे, तप के सोना बनता है। ये तो कहावत तो सुने होंगे। तो उसके लिए कैसा भूमि चाहिए होगी, जिस पे हरदम पानी चलता रहे, ढीला ढीला जमीन हो। ऐसा में तब पाएगा कोई? आप तब पाइएगा ऐसा में कि आपके चारों बगल पानी का फव्वारा पड़ रहा है, आय हाय 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 हाय, हम तप रहे हैं। ऐसा कभी हो आपके साथ तो हमको भी बुलाइएगा, हम भी देखेंगे भैया कैसे पानी में तपा जाता है। उस आधार पर इस दोनों को हम छांट सकते हैं कि नहीं भैया गोल्ड ऐसा जगह पे नहीं बन सकता है। अब बचता है मुंगेर और दूसरा बचता है जमुई। आप हमको ये बात बताइए कि झारखंड को बिहार से काहे अलग किया गया था? ये तो ऐसा बात है कि जो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो चलिए नहीं हो पता तो ये बताइए झारखंड का खासियत क्या है, या झारखंड में क्या ज़्यादा है? आप कहेंगे वहाँ कोल ज़्यादा है, स्टील ज़्यादा, माने खनिज पदार्थ मिनरल्स का बहुतायत है वहाँ। और झारखंड को बिहार से अलग किया भी इसीलिए गया था कि वहाँ इतना मिनरल पाया जाता है, उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए उसको बिहार से अलग कर दिया गया। तो माने कि झारखंड में मिनरल का भंडार है,
झारखंड से सटा हुआ जो एरिया होगा वहाँ पर मिनरल ज़्यादा होगा। ये सेंस लगाया जा सकता है। उस आधार पर अब आप हमको ये बताइए कि मुंगेर और जमुई में से झारखंड से सटा हुआ ज़्यादा कौन है? अगर आप बिहार का नक्शा देखेंगे तो अगर यहाँ पर मुंगेर है तो जमुई करीब यहाँ पर है और इसके बाद जो है झारखंड शुरू हो जाता है। अगर आप ट्रेन का सफ़र किए हों, बाबा धाम गए हों कभी, इधर से होते हुए इधर बरौनी आता है आपको, फिर इधर से आप देखेंगे जमुई आता है, फिर झाझा आता है, जमुई फिर झाझा और फिर आता है जसीडीह, जहाँ जसीडीह में उतर के फिर आप देवघर के लिए जाते हैं। तो माने जमुई झाझा जसीडीह माने जमुई सटा हुआ है झारखंड से ज़्यादा, है कि नहीं? तो वैसे भी हम मैप पे दिखाइए दिए तो चलिए आपको पता है, तब नहीं पता हो तो कैसे सेंस लगाएंगे? बिहार में हम लोग ट्रेन का सफ़र खूब करते हैं ना, इससे सेंस लगाइए। तो ये जमुई जो है झारखंड से ज़्यादा सटा हुआ है, झारखंड में मिनरल का बहुत आयात है, तो उस आधार पर हम इसको मान सकते हैं और इसको करेक्ट गलत कर सकते हैं, और यही आंसर है भी। इस तरह से आपको स्किल पर सोचना पड़ेगा, तब ज्ञान का अभाव भी हो। तो कहते नहीं हैं जो एक्सपीरियंस सिखा सकता है, कभी कभी एक्सपीरियंस के सामने कभी कभी ज्ञान कमज़ोर पड़ जाता है। ज्ञान तो कमज़ोर नहीं पड़ता है, माने किताबी ज्ञान कहिए कि आप कभी कभी एक्सपीरियंस के आगे कमज़ोर पड़ जाता है कि नहीं? हाँ, ज्ञान तो उसको कहते हैं जो किताबी ज्ञान एक्सपीरियंस से मिल के बने, वो असल ज्ञान होता है। चलिए खैर, वो फिलॉसफी को गोली मारी अभी। हम जब पढ़े थे गोल्ड के बारे में, हैं, तो हम तो इस तरह का कहानी जोड़ दिए थे उसके साथ में कि भैया यही जैसे हम अभी आपको सुनाए, लेकिन साथ में नाम याद रहे उसके लिखा गया। अब गोल्ड का है, गोल्ड हम लोग को बड़ा पसंद है, गोल्ड हम लोग को बड़ा पसंद है। देखिए जैम, इसमें का है जैम, जैम भी हम लोग को बड़ा पसंद है, जैम ब्रेड हम लोग खूब खाते हैं। तो भैया गोल्डो बड़ा पसंद है, मेटल में गोल्ड, इधर जैम, जैम जैसा लगता है हम लोग को, आहा। तो बस जैम गोल्ड जोड़ दिए, कभी भूल ही नहीं सकते, याद हो गया जुड़ गया। चलिए, तो ये तो होता है पढ़ने का टेक्निक, जिसको कहते हैं रियल सेंस ऑफ स्टडी। इस पर हम बात भी किए हैं, वो जो हम अभी वीडियो डाले थे कि कैसे पढ़ें कि बीपीएससी ससुरा आपको रोक ना पाए क्लियर करने से, कोई भी रोक ना पाए, बीपीएससी भी रोक ना पाए, उसमें इस टेक्निक का चर्चा हम किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, हमको थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। आइए इसको देखा जाए। कह रहा है द त्रिवेणी कनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कौन से रिवर पर त्रिवेणी कनाल बनाया गया है? कोसी, सोन, गंडक, मयूराक्षी। आता है तो बड़ा बढ़िया, धड़ल्ले से टिक लगा दीजिए, नहीं आता है तब क्या करेंगे? ट्राई कर लेते हैं, कहा जाता है त्रिवेणी। ये नाम सुने हैं आप? त्रिवेणी बड़ा फेमस नाम है, ये तो सुनना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो फिर भी इसमें क्या है? त्रि, त्रि, त्रि का मतलब क्या होता है? अगर आप इधर इसको सेंस लगाने का कोशिश करेंगे तो तीन के सेंस में होता है त्रि, तीन के, त्रिदेव, त्रिनेत्र, है कि नहीं? त्रिदेवी, तो त्रि से जुड़ा हुआ है तीन। असल में त्रिवेणी है क्या? त्रिवेणी कौन सा जगह है?
त्रिवेणी उस जगह को कहते हैं जहाँ संगम होता है 3 नदी का। संगम जिसको कहा जाता है, जहाँ प्रयागराज जो हमारा है, हमारा जो इलाहाबाद है, वहाँ 3 नदी आके मिलती है। वो कौन 3 नदी है आप ढूँढने का ट्राई कीजिएगा, हम अभी बता नहीं रहे हैं। 2 ठो तो आप आराम से याद कर लीजिए, संगम किसको कहते हैं? गंगा यमुना तो फटाक से आपको याद आ जाएगा। तीसरा हम अभी नहीं बताने जा रहे, वो हमारा कंसर्न नहीं है, अभी उसको छोड़िए। त्रिवेणी एक ऐसा जगह है जहाँ पे जिसको संगम कहा जाता है। प्रयागराज आप जिसको कहते हैं, इलाहाबाद, वहाँ पे संगम होता है। वहीं पर एक जगह है जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, त्रिवेणी एक जगह भी है। तो ई समझ हो गया हमरा, या नहीं भी चलिए, ई कहानी हमको नहीं पता है संगम का। त्रि का मतलब तो पता होना चाहिए। त्रि का 3, अगर कनाल से जुड़ा हुआ है और रिवर से जुड़ा हुआ है तो 3 रिवर, इतना तो हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि 3 रिवर होगा। अब 3 रिवर एक साथ क्यों कहा जाएगा? आपस में मिलता होगा तब ना। इस तरह से सोचना पड़ता है इस स्केल में। अब जरा इस सोचते हैं इस पर। कोसी रिवर, कोसी कहाँ से निकलती है? हम त्रिवेणी बोले प्रयागराज आपको, चलिए उतना नहीं भी पता है आपको, छोड़िए उसको। कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल के आसपास से, ऊपर से। क्या ये किसी के संगम से बनती है? ना। सोन नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ से आती है, ये किसी से अति से बनती है। देखिए, त्रिवेणी का नाम किसको दिया जाएगा? जो त्रिवेणी से होकर गुजरेगा। त्रिवेणी से होकर गुजरेगा उसी को त्रिवेणी नाम दिया जाएगा। या फिर कोई किसी के संगम से ही कोई नदी तैयार होता हो इसमें, अगर ऐसा कोई नदी है तो उसको भी त्रिवेणी नाम दिया जा सकता है। अभी जब हम लोग बात कर, गंडक के बारे में पता है आपको? गंडक के बारे में, गंडक किसके संगम से बनता है आपको? रुकते हैं अभी थोड़ा। मयूराक्षी, मयूराक्षी का क्या कहना? ये तो झारखंड से निकलती है, अगर आपको पता हो तो। झारखंड से निकलती है और बंगाल होते हुए समंदर में मिल जाती है। किसी का संगम नहीं होता है इन तीनों के साथ में। लेकिन एक गंडक नदी, जब हम लोग बिहार का ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें नदी तो प्रोमिनेंट है, पढ़ना ही पड़ता है, तो आप कम से कम ओरिजिन तो जानते होंगे। चलिए वो भी छोड़िए। गंडक, तो ये तीनों हम बताए आपको, कोई भी संगम नहीं। लेकिन गंडक का संगम क्या किसी से है? किधर से गुजरती है? आप देखेंगे अगर मैप में बिहार का, तो गंडक इधर से होते हुए ऊपर की तरफ से गंडक यहाँ आती है। गंडक ऐसे आती है, कोसी यहाँ पर ऐसे आती है, सोन नदी इधर से आती है ऐसे करके। आई जो मयूराक्षी है झारखंड से होते हुए इधर निकल जाती है। इस सोर्स है। अगर आपको इतना भी आइडिया हो कि गंडक इधर से निकलती है तो आप आराम से दिमाग लगा लेंगे। इतना तो आइडिया होगा ही कि सोन किस तरफ से आती है, कोसी किधर से आती है, मयूराक्षी किधर जाती है, और गंडक किधर से आती है। गंडक जब इधर आएगी, 3 रिवर, हम तो देखिए कितना सारा सेंस लगता है। अब गंडक किस किस नदी के संगम से बनती है? गंडक ही एक ऐसा है जो संगम से बनती है। काली और त्रिशूली नदी, त्रिशूली में भी त्रि है, काली और त्रिशूली नदी के संगम से बनती है गंडक। काली नदी का सोर्स वहीं पर है जहाँ के आसपास में गंगा का सोर्स है, गंगा मैया का। एक तो वो पकड़ा गया, प्लस गंडक नदी अगर इधर से आती है तो चांस है कि वो संगम को टच करती होगी, प्रयागराज को टच करती होगी, वो भी सही है। प्लस
रास्ता में एक त्रिवेणी जगह आता है, गंडक नदी का जो सोर्स है वो त्रिवेणी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है। 3 प्लस इसका लोकेशन, और ये बाकी जो ये 3 है वो अपने आप में सपोर्ट कर रहा है कि मैप कौन किधर से आता है। तो बहुत आधार हैं सोचने के। अगर आपको एक भी आधार का लिंक पता हो जो हमको लगता है बिल्कुल होगा आपको, तो बड़े आराम से आप इन तीनों को छांट देंगे और ई जो है हम लोग का गंडक नदी जो है वो सही हो जाए। कोई भी नदी को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका हमको लगता है वो है मैप। मैप के आधार पर पढ़ना। हमको पूरा यकीन है आप मैप लेकर पढ़ते होंगे, नहीं अगर करते हैं तो ऐसा करना चाहिए आपको, एकदम दिमाग में फिट रहेगा। तो खाली एक हिंट आपको मिल गया कि गंडक कहाँ से आती है और ये त्रिवेणी का आपको बस पता हो कि क्या है। तो चलिए आप 3 रिवर लगा लें। 3 रिवर मतलब एक तरह का संगम हुआ। संगम दिमाग में आपके जहाँ कूदा ना, आपको खटाक से लग जाएगा कि ये तो इधर ही कहीं पे होगा और इधर से तो गंडक नदी आती है भैया। तो त्रिवेणी होते हुए जो गुजरेगी, त्रिवेणी कनाल किस पर बनाया जाएगा आप ही बताइए। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा। एक और दिमाग लगा सकते हैं, कनाल क्या है, कनाल क्यों बनाया जाता है? सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। अब जरा कोसी नदी पर विचार कीजिए, बाढ़ लाने वाला सौरव ऑफ बिहार कहते हैं इसको। इस पर भरोसा करेंगे कि हमारा साथ देगा कनाल में? नहीं तो इधर उधर भागेगा। इसको उस आधार पर उड़ाइए। सोन नदी दूसरे जगह से आती है, झारखंड होते हुए। झारखंड होते हुए जो नदी आती है वो किधर, साउथ बिहार को टच करती है, साउथ बिहार में आकर मिलती है। और हमको हमारे बिहार में खेती किस तरफ ज़्यादा होता है? ज़्यादा खेती नॉर्थ बिहार में होता है, इतना तो ज़रूर आपको पता होगा। नॉर्थ बिहार में अगर ज़्यादा खेती होता है तो सिंचाई का ज़्यादा ज़रूरत किधर है? नॉर्थ बिहार में। तो सोन नदी उस आधार पर कैंसिल हो गया। अब मयूराक्षी तो है ये नहीं है बिहार में, तो झारखंड से निकल रही है, बंगाल जा रही है, ये तो सबसे कट गया। तो बचा कौन? कौन नदी है जो नॉर्थ बिहार को सिंचाई में सपोर्ट कर सकती है? एकमात्र नदी है गंडक। इसमें, इस ऑप्शन में एकमात्र नदी। कितना आसान हो, ये सबसे बढ़िया तरीका है सोचने का। अचानक से हमारे दिमाग में हिंट मार गया तो हम कहें नहीं इसका भी चर्चा कर लिया जाए, कुछ छुपाया नहीं जाए आपसे, एकदम आपको सशक्त बनाया जाए। बहुत तरीका था, इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जरा हम पॉज करते हैं। आइए अब इसको देखें। क्या कह रहा है? असर्शन ए, ठीक है, ए पॉइंट दिया है, उसमें क्या कह रहा है? रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट and gold bearing veins are found in Brazil region are. At some points of time these continents were joined together along the Atlantic coast। पर ई ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है। और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है। लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ए फॉल्स है, आर ट्रू है। और डी ए ट्रू है और आर फॉल्स है ससुरा। अब जरा देखा जाए, अगर आप मैप देखे हो, वर्ल्ड मैप जरूर देखे होंगे, तो क्या कह रहा है कि गोल्ड का डिपॉजिट, अब रिच प्लेसर डिपॉजिट, उतना उल जुलूल बात में फंसने का आपको जरूरत नहीं, सीधा समझिए। कह रहा है डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, समझ लीजिए कहाँ पाया जाता है? घाना कोस्ट में। ये घाना कहाँ है? अफ्रीका में। एंड गोल्ड बियरिंग veins आर फाउंड इन ब्राजील।
ब्राज़ील आप जानते हैं साउथ अमेरिका में उसका सबसे बड़ा कंट्री है। कह रहा है एक समय था ऐसा एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम कि ये दोनों कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका ये जुड़ा हुआ था अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। आप जानते हैं दोनों के बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन। तो कहता था दोनों एक तरफ, अगर आप अफ्रीका का मैप देखें तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अटलांटिक सी के किनारे, उधर इसके बाद ही अटलांटिक ओशन है, ठीक। और फिर यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है जिसमें यहाँ पर ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील है यहाँ पर। अगर आप ज्योग्राफी में एक थ्योरी पढ़े हों, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की एक टाइम में ये पूरा धरती जुड़ा हुआ था, उस थ्योरी में कहा जाता है। लेकिन उसके उस समय क्या कहा जाता था? पूरा धरती को पैंजिया और पूरा समुद्र को कहा जाता था पैंथलासा, पैंजिया पैंथलासा। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में हुआ क्या, धीरे धीरे चनकते गया, कहे कि ये सब एक प्लेट पर बेस्ड है, धीरे धीरे चनकते गया और अलग होता चला गया। कहता था जब ये लोग एक थे ना एक टाइम में, उस टाइम में जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है और ये जो ब्राज़ील का पोर्शन है, ये दोनों सटा हुआ। अगर आप मैप देखेंगे, एक मिनट ठहर जाइए, हम मैपवा लेके ही आते हैं, रुकिए। ये मैप हम ले आए हैं, मैप में दिखा देना बेहतर होगा। अरे बताया जाए तो एकदम खुल के बताया जाए ना, शर्माना कैसा। ये मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है? वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका है जिसमें यहाँ ब्राज़ील है, और ये आपका अफ्रीका है। इसका ई पोर्शन जो है आपका, ये जो आप देखते हैं जुड़ा हुआ नीचे में, यहाँ पे घाना है। तो कहता है ये दोनों एक टाइम में जुटे हुए थे। अगर आप इसका शेप देखें और इसका शेप देखें तो आपको लगेगा कि अगर इसको इसमें चिपका दिया जाए तो दोनों फिट हो जाएगा। उसी तरह इसको देखेंगे तो इस पे आके चिपक जाएगा, है कि नहीं? ये एक टाइम में तो वही कहता है, जो है दोनों चिपका हुआ था एक टाइम में। और ये सही बात है, एक थ्योरी है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम आपको बताए, चलिए इतना मान लेते हैं आपको नहीं पता ये सब, इतना थ्योरी व्योरी क्या है नहीं। कभी तो मैप आप देखे भी होंगे, वो भी नहीं पता, चूल ही में जाए उसे। खाली इसके आधार पर देखते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है कि नहीं। क्या कह रहा है कि घाना कोस्ट पर गोल्ड का डिपॉजिट पाया जाता है, और उसका जो भेन है, उसका सिरा है, वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। At some points of time, these continents were joined together along the Atlantic coast. तो इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन वाला है, इसमें इस तरह का कम से कम ये समझ होगा आप में कि इस तरह का एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन आता है, उसमें दोनों स्टेटमेंट किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एकदम अलग नहीं होता है। हाँ, ट्रू फॉल्स हो सकता है कि हाँ इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो हो सकता है, लेकिन दोनों किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर ई कह रहा है कि एक जगह डिपॉजिट का गोल्ड है, दूसरी जगह उसका सिरा है, और दूसरी तरफ ई कह रहा है कि दोनों एक टाइम में जुड़े हुए थे, तो आप कुछ सेंस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे डिपॉजिट है, यहाँ पे सिरा है, तो डिपॉजिट अगर और सिरा है, तो डिपॉजिट के बिना सिरा हो सकता है क्या? आप बताइए, कैसे पता चलता है कि जो बचवा है वो इन्हीं
माता पिता का है, कैसे पता चलता है? किसी न डीएनए टेस्ट कराया जाता है, मतलब खून का अंश को देखा जाता है कि यही खून उनमें भी है, यही खून इस बच्चे में भी है। ये खून एक कैसे हुआ? इसका मतलब है एक टाइम में ये बच्चा अपने माता पिता से जुड़ा हुआ था, अपने माँ के गर्भ में था, तभी तो खून वही है ना। ऐसे ही पता चलता है, मतलब जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तभी आपको पता होता है कि उस जगह पे क्या है, सही से आप तभी बता सकते हैं। आपका अंश किसी जगह पे कैसे, आपका कोई सामान किसी जगह पे कैसे मिलेगा? तभी ना कि आप वहाँ गए हों कभी, अपना सामान छोड़ के आए, मतलब कभी ना कभी आप दोनों मिले थे, है कि नहीं? कभी ना कभी आप दोनों मिले थे, ऐसे ही इकरार इजहार नहीं हुआ है कि नहीं? हाँ, तो ज़रूर कभी ना कभी दोनों मिला होगा, तभी एक जगह डिपॉज़िट है, पूरा का पूरा उसका क्या कहते हैं, डिपॉज़िट पूरा फ़िक्स है एकदम, कि पूरा समूह है उसका। और तो इस समूह को मान लीजिए कि माता-पिता हैं और उनका जो सिरा है वो बच्चा है, ठीक है? तो जुड़े होंगे तभी तो एक जगह वो हैं, एक जगह ये है ना, हैं? काहे कि दोनों मिल रहा है। अब वही चीज़ कह रहा है कि ऐसा इसीलिए है काहे कि दोनों एक टाइम में जुड़े हुए थे। तो जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक एक होंगे कैसे? और अब देखिए, अब ई स्टेटमेंट जो है इसको सही सिद्ध कर देता है। काहे? ये जो कह ये सपोर्ट कर रहा है। देखिए, एक जगह डिपॉज़िट एक जगह सिरा है और ये कह रहा है कि दोनों एक टाइम में साथ थे तभी ये हो सकता है कि डिपॉज़िट और सिरा हो। ये तो इसका सही रीज़न दे रहा है और ये इसको सच भी साबित कर रहा है। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको मान लीजिए नहीं पता है, तब इसको आप कैसे पकड़ेंगे ये ठीक है कि नहीं? ऐसे पकड़ना पड़ेगा, दोनों को पढ़ेंगे, देखेंगे कि दोनों सपोर्ट कर रहा है कि नहीं एक-दूसरे को, ठीक है? इस आधार पर हम लोग को लग रहा है कि दोनों सही तो है, काहे कि डिपॉज़िट और सिरा तभी होगा जब दोनों मिलेंगे। तो ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये सही भी है, ठीक है? तो both A and R are true and R is not the correct sorry, R is the correct explanation of it। ना का तो सवाल ही नहीं पैदा, जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक तो हो नहीं सकता। ये तो चला गया भैया, और उसके बाद उसी तरह ये भी चला गया और ये भी चला गया। अगर एक फॉल्स हुआ दूसरा ट्रू, तो दूसरा, इसमें से अगर एक भी फॉल्स हो गया तो दूसरा सही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए एक का सही होने का दूसरे का गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैप का जानकारी हो तो बड़ा बढ़िया, ना हो तो इस तरह से। इसी को स्किल का ब्यूटी कहते हैं, ब्यूटी। स्किल अगर आप एक बार सीख लिए ना, ओ हो, लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ता है। कहते नहीं हैं कि आप सफलता के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन मेंटेन नहीं है, मतलब प्रैक्टिस में करना पड़ता है। और एक बार इसको आप सीख गए तो आप रह नहीं पाएंगे बिना प्रैक्टिस के। इतना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है ना, कि दुनिया के हर चीज़ से खूबसूरत है। स्किल का बातें कुछ अलग होता है कि नहीं? हाँ, चलिए और बात किया जाए कि रहने दिया जाए यहीं तक? आज क्या कहते हैं? लगभग हम लोग आधा घंटा बतिया चुके हैं। हमको लगता है यहीं तक रहने दिया जाए, काहे कि हम चाहते हैं धीरे-धीरे हम में ही डेवलप हो। पूरा बात किए बिना हम छोड़ेंगे नहीं, और हड़बड़ाने का कौन ज़रूरत है। कोई चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसको आराम-आराम से सीखने का ज़रूरत है। तब वो हमारे भीतर ज़्यादा समाता है। ऐसे हम ज़्यादा बना दें 1 घंटा 2 घंटा का और डाल के दे दें, आप बोर हो जाइए, वो नहीं चाहते। अब ऐसे पढ़ाई का नियम भी है। इससे पहले हमसे 1 आध घंटा का बन गया था, लेकिन हम उसको बहुत सोचे, अब क्या करते? आधा-अधूरा हम बता के छोड़ नहीं सकते हैं। हमरा आदत है बताएँगे तो पूरा-पूरा बताएँगे। काहे कि कोई टॉपिक है, उसमें थोड़ा-सा बात करके छोड़ दिया जाए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं हो पाएगा ना, कैसे आपको सफलता दिलाएगा वो चीज़। तो हमरा आदत है बताएँगे तो पूरा एकदम खींच-तीर के पकड़ के आपको बता देंगे कि छूट ना जाए कछुआ। हाँ, बढ़िया से अगर बातचीत नहीं होगा, तो बात आगे बढ़ेगा कैसे?
है कि नहीं? हाँ, तो दिल खोल के एकदम बताना है, कहीं उसमें कोई रोक-टोक, छुपा-छुपंतिस वाला खेल नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो वही हम कह रहे थे आराम-आराम से सीखते हैं। वैसे भी आप देखा कि स्कूल आज आप जाते हो, तो 1 पीरियड मैक्सिमम जो होता है वो 40 मिनट का होता है। इस पे रिसर्च हुआ कि आदमी एकदम गौर से, एकदम ध्यान से 40 मिनट तक पढ़ सकता है, सुन सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर डाइवर्जन होने लगता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हो, लेकिन 30 मिनट भी ठीक है। हाँ, काहे कि अब उनको एक एक्सप्लेन करने में 10-15 मिनट लगता है। हम देखिए बताने का तो हम थोड़ा-सा बता के भाग जाएँ उसको। मतलब अगर ये हो, एक तरीका खाली बता दें कि इस आधार पर सोच लीजिए और छोड़ दें। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। हमारा दिल नहीं मानेगा। जब तक हम आपको हर तरीका ना बता दें, काहे कि हर हर विद्यार्थी का अलग-अलग क्षमता होता है, अलग-अलग तरीका से सोचते हैं। जिसको जो सूट करेगा उस तरह से सोचें। अरे 4-5 गो अस्त्र जब हम लोग रख सकते हैं, एक ही अस्त्र लेकर काहे चलना? ब्रह्मास्त्र भी रखेंगे, पशुपतास्त्र भी रखेंगे, नारायण अस्त्र भी रखेंगे, अमोघ अस्त्र भी रखेंगे। आरो कोनो अस्त्र हो अपना भी एक ठो डाल देंगे उसमें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी मिलते हैं फिर आपसे। बढ़िया से आप अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का भी हाल-चाल पूछते रहिए और आपका जो कमज़ोरी सब है ना ससुरा जो आपको तंग किए रहता है, उठने नहीं देता है समय पर सूतने नहीं देता है, मोबाइल में ज़्यादा चिट-चैट करवा देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, उ सब ससुरा को कहिए कि हे रे ससुरा, अब हो गए हैं हम एक बिहारी सब पे भारी का परिवार। तुम आस-पास ना भटको, हमको अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उससे पूछिए एक बात कि तुम इतना टाइम से हमको तंग कर रहा है, तुम क्या सोचता है तुम हमारा अगर भला चाहता है तो एक काम करो, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाने दो एक बार, उसके बाद तुम हमको जितना तंग करेगा करना। अगर फिर भी वो आपको तंग करता है, तो सोचिए ऐसा ऐसा इंसान के साथ आप रहना पसंद करेंगे, जो जो आप जानते हैं कि वो आपको गुड़-गोबर में ढकेल रहा है, आपको गलत रास्ता पे ले जा रहा है, आपको एग्ज़ाम में टाइम में परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता है। जब ऐसा इंसान के साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसा मटेरियल सबके साथ काहे हैं आप? गोली मारिए ससुरा सबको, अब भौकाल बनिए। जल्दी मिलेंगे, फिर करेंगे बवाल हम लोग मिल के। आप बन के भौकाल पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजाते रहिए। ठीक है ना? टाटा गुड बाय करते हैं हम टाइगर।